हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज हम क्लास 9th में चैप्टर 4 जो हमारा है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। हम लोगों ने देख लिया था कि एटम अब डिविजिबल है और उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। अब आइए हम लोग चैप्टर में आगे देखते हैं। We have learned Dalton's atomic theory in chapter 3 which suggested that the atom was indestructible. हम लोग चैप्टर 3 में डाल्टन्स एटमिक थ्योरी में पढ़े थे कि एटम इंडिविजिबल और इंडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब उनको तोड़ नहीं सकते हैं, ना ही उनको बर्बाद कर सकते हैं। But the discovery of two fundamental particles, electrons and protons inside the atom, led to the failure of this aspect of Dalton's atomic theory. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी होते ही डाल्टन की ये एटमिक थ्योरी क्या हो गई? डिस्कार्डेड हो गई, फेल हो गई। It was then considered necessary to know how electrons and protons are arranged. How electrons and protons are arranged within an atom. अब ये ज़रूरी हो गया जानना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो दो फंडामेंटल पार्टिकल्स नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज है रिस्पेक्टिवली, वो एटम में अरेंज्ड किस तरह से हैं, उनका अरेंजमेंट क्या है। For explaining this, many scientists proposed various atomic models. इसके लिए बहुत साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइप्स के एटमिक मॉडल्स बताए। सबसे पहला सक्सेसफुल जो अटेम्प्ट था वो किनका था? वो जे थॉमसन का था। तो आइए हम जे थॉमसन ने जो एटमिक मॉडल दिया वो पढ़े। तो पहला मॉडल किसका आता है? थॉमसन्स, जे थॉमसन के नाम पे इनके मॉडल का नाम थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम रख दिया गया। इन्होंने क्या कहा? थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ अ क्रिसमस पुडिंग। इन्होंने बताया कि जैसे क्रिसमस पुडिंग होता है जिसमें मेन बेस तो होता है और साथ में उसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स तो कम होते हैं और ऊपर सरफेस पे दिखते रहते हैं, ऐसा होता है क्रिसमस पुडिंग। अब देखते हैं आगे क्या कहा उन्होंने। द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज लाइक क्यूरेंस दैट इज ड्राई फ्रूट्स इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग। इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो पॉजिटिव चार्ज के सरफेस, एटम को माना गया है स्फेयर माना गया है, तो बीच में है हमारा पॉजिटिव चार्ज और इसके चारों बगल सरफेस पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। पी के ऊपर प्लस, ऐसा एक स्फेयर है। ये आपको 2D में सर्कल दिख रहा है मगर ये है कैसा? स्फेयर है। We can also think of a watermelon. The positive charges in the atom is spread all over like the red edible part of the watermelon, while the electrons are studded in the positively charged spheres like the seeds of the watermelon. इसको हम लोग वाटरमेलन की तरह भी समझ सकते हैं। हालांकि थॉमसन ने क्रिसमस पुडिंग के बेसिस पे समझाया, लेकिन इधर समझाने के लिए हम लोग वाटरमेलन भी यूज़ कर सकते हैं। वाटरमेलन जब काटते हैं तो इसमें क्या है? पूरा रेड पार्ट है इसका और कहीं कहीं सीड्स अरेंज्ड है ब्लैक कलर के। तो ये जो सीड्स अरेंज्ड है प्रॉपर वे में ब्लैक कलर के स्फेयर पे, इसके सरफेस पे रेड जो है उसमें एम्बेडेड है ये सीड्स वाटरमेलन के। तो ये सीड्स कैसे हैं? ये सीड्स है इलेक्ट्रॉन की तरह और पूरा जो रेड पार्ट है वाटरमेलन का वो कैसा है? वो है प्रोटॉन के पॉजिटिव स्फेयर की तरह। कुछ ऐसा दिखता है हमारा थॉमसन्स एटमिक मॉडल। तो थॉमसन्स एटमिक मॉडल में थॉमसन ने क्या कहा उसको पॉइंट वाइज समझ ले। अब एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। एटम जो है वो एक स्फेयर है, पॉजिटिवली चार्ज का स्फेयर है जो कंप्लीटली क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। उसी में इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, उसी में इलेक्ट्रॉन्स इंसर्टेड है जहाँ तहाँ। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है। अगर 10 पॉजिटिव चार्ज है तो 10 नेगेटिव चार्ज है, जिस चलते कि एटम हमारा क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. Although Thomson's model explained that atoms are electrically neutral, the result of experiments carried out by other scientists could not be explained by this model as we see below. थॉमसन्स एटमिक मॉडल सक्सेसफुल रहा क्योंकि उसने ये बता दिया कम से कम कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एटम में प्रेजेंट है और दोनों का नंबर इक्वल है। लेकिन उसके बाद साइंटिस्ट रुकते तो नहीं है, साइंटिस्ट और रिसर्च अपना आगे बढ़ाते हैं। तो और साइंटिस्ट ने जो रिसर्च किया एटम पे, तो उनको जो रिजल्ट मिल रहे थे, उनके जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो थॉमसन्स एटमिक मॉडल से मैच नहीं कर रहे थे। इसीलिए थॉमसन्स एटमिक मॉडल बाद में डिस्कार्डेड हो गया और नए एटमिक मॉडल्स आए।
तो ना दूसरे नंबर पे जो साइंटिस्ट आते हैं वो कौन है, वो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड या ई रदरफोर्ड भी हम लोग लिखते हैं, ने एटम का मॉडल दिया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड was interested in knowing how the electrons are arranged within the atoms। इनको इंटरेस्ट था जानने में कि एटम्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम के अंदर प्रॉपरली किस तरीके से अरेंज्ड हैं, क्योंकि थॉमसन ने एम्बेडेड बताया, स्प्रेड बताया चारों बगल पॉजिटिव स्फेयर में इलेक्ट्रॉन्स को, और ये चाहते थे कि अगर एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन का पता चल जाए तो साइंस और तरक्की करेगा। तो इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड डिजाइन्ड एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। उनके मन में जो ये विचार आया कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन पता किया जाए, इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बनाया। उसमें इन्होंने क्या किया, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को इन्होंने बहुत पतले से गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डिंग कराया। अल्फा पार्टिकल आप लोग जान लीजिए, डबली पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन जो होते हैं वही हमारे अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, हीलियम आयन जो है वो हमारा अल्फा पार्टिकल है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं अल्फा पार्टिकल। ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं, इन्होंने गोल्ड क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि गोल्ड क्या है, मेटल है। मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। बीटन इनटू शीट्स, इनको जितने पतले चदरे में, जितने पतले शीट्स में कन्वर्ट करना चाहे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस रीजन से इन्होंने एक मेटल गोल्ड को चुना। दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम्स थिक। ये गोल्ड फॉइल जो था वो 1000 एटम के इतना थिक था। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस, जो मैंने अभी आपको बताया। सिंस दे हैव मास ऑफ 4 unified mass, the fast moving alpha particles have a considerable amount of energy। हेलियम का हम लोगों को पता है मास कितना है, 4 माइक्रोन है। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटमिक पार्टिकल्स इन गोल्ड एटम। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है तो अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। तो क्या होना चाहिए था, इन अल्फा पार्टिकल्स को टकरा के, जहां भी जाते हैं इनको टकरा के वापस आ जाना चाहिए था स्फेयर से। सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वेर मच हैवियर देन द प्रोटॉन्स, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शंस। क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो प्रोटॉन से बहुत ज्यादा हैवी थे। प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1 यूनिफाइड मास, तो 4 टाइम्स ज्यादा हैवी अल्फा पार्टिकल्स, तो उन्होंने ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं सोचा था, लेकिन टकरा के तो पॉजिटिव स्फेयर से बाहर आना वो तो तय था। तो उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो जो रिजल्ट आया वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। वो टोटली ऐसा रिजल्ट था जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। तो रिजल्ट क्या आया, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए कि आर पार आराम से चले गए। Some alpha particles were deflected by small angles, कुछ अल्फा पार्टिकल्स थोड़े से डिफ्लेक्शन शो किए। Surprisingly, 1 out of 12,000 particles appeared to rebound। 12,000 पार्टिकल्स के बॉम्बार्डिंग करने पे एक पार्टिकल ऐसा आया जो वापस आया। ठीक है, एक अल्फा पार्टिकल। तो ये अगर हम गोल्ड फॉइल मानते हैं और इस पे अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डिंग करवाते हैं तो क्या हो रहा है, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले जा रहे हैं। एक अल्फा पार्टिकल होता है, ये सब ऐसे जा रहा है, एक अल्फा पार्टिकल होता है जो इधर जाएगा और इधर ही वापस आ जाएगा, यानी कि ये 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन दिखाता है। एक ही अल्फा पार्टिकल ऐसा है 12,000 पार्टिकल्स में। तो रिजल्ट जो आया, ऑब्जर्वेशंस जो आया वो बिल्कुल ही अलग आया। अब इससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया रदरफोर्ड ने, दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज यू फायर अ 15-inch शेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम्स बैक एज एंड हिट्स यू। ये रिजल्ट इतना ही अजीबोगरीब था कि 15 इंच फायर बॉल के एक फायर बॉल को हम थ्रो करेंगे टिश्यू पेपर पे। टिश्यू पेपर क्यों कहा गया, क्योंकि गोल्ड फॉइल बहुत पतला था, तो टिश्यू पेपर के आर पार चला जाएगा वो, लेकिन वो वापस आके, वो जो फायर बॉल है 15 इंच का, वो वापस आके आप ही को चोट पहुंचाएगा। ऐसा हो सकता है? ऐसा थॉमसन मॉडल के हिसाब से नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे कि बच्चों को समझने में आसानी होगी कि रदरफोर्ड के साथ उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, अल्फा पार्टिकल्स के साथ उन एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था।
Let us think of an activity in an open field to understand the implications of this experiment. Open field में एक activity करते हैं इस experiment में क्या हुआ वो समझने के लिए. Let a child stand in front of a wall with his eyes closed. एक बच्चा अपना आंख बंद करके एक वॉल के सामने खड़ा है. Let him throw stones on the wall from a distance. वो कुछ दूरी से वॉल पे स्टोन्स फेंक रहा है. He will hear a sound when each stone strikes the wall. वो हर बार एक साउंड सुनेगा जब स्टोन दीवार से टकराएगा. If he repeats this 10 times, he will hear the sound 10 times. अगर उसने ऐसा 10 बार किया, 10 स्टोन्स फेंके, तो उसे आवाज 10 बार सुनाई देगी. But a blindfolded child were to throw stones at a barbed wire fence, most of the stones would not hit the fencing and no sound would be heard. आंख बंद किया हुआ बच्चा अगर बार्ब्ड फेंस से, अगर फेंस लगा हुआ है किसी फील्ड के चारों बगल, वहां से वायर स्टोन थ्रो करेगा तो क्या होगा? मैक्सिमम जो स्टोन्स होंगे वो फेंस के से टकराएंगे नहीं, और मैक्सिमम स्टोन फेंस के दो वायर के बीच में ज़्यादा गैप होता है, तो स्टोन्स का चांसेस क्या है? सारे स्टोन्स फेंस के उस पार चले जाएंगे और आवाज़ कुछ भी सुनाई नहीं देगा. दिस इज बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ गैप इन द फेंस विच अलाउज द स्टोन्स टू पास थ्रू दैम, जो मैंने अभी आपको बताया. Following a similar reasoning, Rutherford concluded that alpha particle scattering experiment that. अब Rutherford के conclusion क्या थे वो देखिए. Most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particles pass through the gold foil without any deflection. यानी कि एटम के अंदर का ज़्यादातर प्लेस जो है वो क्या है? एम्प्टी है. प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल की तरह पूरा भरा हुआ नहीं है प्रोटॉन हर जगह. Second conclusion, very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies very little space. पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे. 12,000 में एक पार्टिकल ने डिफ्लेक्शन शो किया. इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत छोटा सा स्पेस, कहीं अंदर में बहुत छोटा सा स्पेस ऑक्युपाई करता है, जिससे कि हेलियम आयंस जो है हमारे अल्फा पार्टिकल्स वो डिफ्लेक्ट करके, रिपेल करके, टकरा के वापस चले आते हैं. अ वेरी फ्यू फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्जेस एंड mass of the gold foil were concentrated in a very small volume within the atom. एक ही अल्फा पार्टिकल 12,000 में 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन शो किया, यानी कि सीधा टकरा के वापस आ गया. इसका मतलब जो पूरा मास है, जो पूरा चार्ज है प्रोटॉन्स का, वो पूरा एक जगह कहीं लोकलाइज्ड है. यानी कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से थॉमसन का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ही डिस्कार्डेड हो गया. अब रदरफोर्ड ने आगे क्या कहा? फ्रॉम द डाटा ही कैलकुलेटेड दैट रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10 to the power 5 times less than that of the radius of the atom. Radius of atom is equal to 10 to the power 5 multiplied by radius of nucleus. ये भी हमारा एक conclusion मिलता है. On the basis of his experiment, Rutherford put forward the nuclear model of an atom which has the following features. इनका एक्सपेरिमेंट जो आया जिसमें बिल्कुल ही अलग अलग कंक्लूजन्स दिखे, बिल्कुल ही अलग अलग ऑब्जर्वेशंस दिखे, तो इसके बेसिस पे इन्होंने अपना न्यूक्लियर मॉडल एटम का प्रपोज किया जिसमें ये फीचर्स थे. There is a positively charged center in the atom called the nucleus. अब इन्होंने बताया अगर ये एटम है तो इसके बीचों बीच एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम इन्होंने दिया न्यूक्लियस, जिसमें सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, ऑल पॉजिटिव चार्ज. न्यूक्लियस क्या है? सारे पॉजिटिव चार्ज का एक ग्रुप है. नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस. और एक तो पॉजिटिव चार्ज का ये सेंटर है, दूसरा बताया कि न्यूक्लियस में ही ऑल मास कंसंट्रेटेड है. सारा मास कंसंट्रेटेड कहाँ है? न्यूक्लियस में ही सारा मास भी कंसंट्रेटेड है. The electrons revolve around the nucleus in circular paths. अब उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के चारों बगल सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. ये जो सर्कुलर पाथ से इसमें कौन रिवॉल्व कर रहा है? चारों बगल न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. The size of the nucleus is very small as compared to the size of atom. मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं कि रेडियस ऑफ एटम जो होता है,
रेडियस ऑफ एटम जो होता है वो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है, तो इससे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना निकलता है 10 टू द पावर 15 मीटर। ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। अब रदरफोर्ड का मॉडल जो था वो बहुत ही चीज़ों को उसने बहुत ही एक्सप्लेनेशन दिया कि न्यूक्लियस कहाँ है, एक बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट दिया न्यूक्लियस का, लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स आ गए। वो ड्रॉबैक्स क्या है वो देखें। द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर पाथ इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल. Any particle in the circular orbit would undergo acceleration. During acceleration, the charged particle would radiate energy. Thus, the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. If this were so, the atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know. We know that atoms are quite stable. अब यहाँ पे इनके डिमेरिट क्या हो गए वो सुनिए। इन्होंने कहा बहुत शानदार तरीके से कि बीच में न्यूक्लियस है जिसमें सारा पॉजिटिव चार्ज है। इन्होंने कहा इसके चारों बगल इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअस चक्कर लगा रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। यार जो ये सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, नेचुरल सी बात है, चक्कर लगाने से क्या होगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा एक टाइम, और एनर्जी वो रेडिएट करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जो उनका सारा एनर्जी खत्म हो जाएगा, तब वो या तो न्यूक्लियस में आके कोलैप्स कर जाएंगे या फिर कहीं स्पेस में बाहर चले जाएंगे। एटम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एटम बिल्कुल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मैटर एटम से बने हुए, और मैटर जो इस नेचर में सालों से एग्जिस्ट कर रहा है उसका तो कॉन्सेप्ट ही बिगड़ जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसा होने से क्या ये पृथ्वी टिकी रहेगी? नहीं। तो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का कि उन्होंने फिक्स्ड ऑर्बिट या कोई ऐसा सर्कुलर पाथ नहीं बताया जिसमें कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड होके लगातार रिवॉल्व करते रहते। ये इनका ड्रॉबैक था और इसी चलते ये थ्योरी भी क्या हो गई, डिस्कार्डेड हो गई। आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।